नमस्कार मित्रों, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजियावास हिंगलाई नगर सांसौर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज कक्षा 10 की सामाजिक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और सामाजिक विज्ञान की भूगोल चैप्टर के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे जल संसाधन की, और जिसमें हमने भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना का अध्ययन किया था। यानी हमने इससे पूर्व के भाग 2 में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना भाग 3 के अंतर्गत आज हम चंबल घाटी परियोजना का अध्ययन करेंगे। ज्ञात रहे मित्रों एवं विद्यार्थियों, चंबल घाटी परियोजना है वो चंबल नदी पर स्थापित की गई है। इस परियोजना के तहत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले यह परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर स्थापित की गई है? चंबल नदी पर स्थापित। विशेष ध्यान रखना, चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है और उसके बाद है कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई आगे सवाई माधोपुर, उसके बाद है करौली और उसके बाद है धौलपुर से होती हुई आगे उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। और उसके बाद है चंबल नदी का जल है वो यमुना नदी में प्रवाहित होता है। तो विशेषकर ध्यान रखना कि ये नदी कौन से अपवाक्रम के अंतर्गत आती है? चंबल नदी बंगाल की खाड़ी की अपवाक्रम के अंतर्गत आती है। उसके बाद सेकंड बात है कि चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना है वो कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ध्यान रहे कि राजस्थान कौन सा राज्य है? राजस्थान व मध्य प्रदेश। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की ये क्या है? संयुक्त परियोजना है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्य इसमें संयुक्त रूप से भागीदार हैं और दोनों की संयुक्त रूप से परियोजना है। उसके बाद है कि ये इस परियोजना के तहत कितने बांधों का निर्माण किया गया था? तो इस परियोजना के तहत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश यानी राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में, कौन से राज्यों में? दोनों राज्यों में 4 बांधों का, कितने बांधों का? 4 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने बांधों का निर्माण किया गया है? 4 बांधों का निर्माण किया गया है। विशेष ध्यान रखना, कितने बांधों का निर्माण किया गया है? 4 बांधों का निर्माण किया गया है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चंबल घाटी परियोजना का कार्य प्रारंभ क्यों किया गया था, क्योंकि हमने कहीं और भी पढ़ा होगा या पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा, राजस्थान में मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जिसको अपने कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से ये नदी है वो अपरदन या उत्खात या अपना कह सकते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी विकसित, यानी इस प्रकार की उत्खात स्थलाकृति विकसित या बीड़ स्थलाकृतियां विकसित करने के कारण कुख्यात थी। और इसी परिस्थितियों से निपटने के लिए इस नदी पर विभिन्न बांधों का निर्माण किया गया था। तो विशेषकर ध्यान रखना, यह परियोजना है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। और इसी परियोजना के तहत राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कितने बांधों का निर्माण किया गया है? 4 बांधों का। पहला बांध यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। सेकेंड बांध कौन सा है? कोटा बैराज। कौन सा बांध है? कोटा बैराज। और उसके बाद है तीसरे नंबर का बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। और उसके बाद है अगला बांध है वो कौन सा है? जवाहर सागर बांध। इस तरह चंबल नदी पर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त भागीदारी के साथ ही 4 बांधों का निर्माण किया गया था। विशेषकर ध्यान रखना कि इन 4 बांधों का निर्माण है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो इसके जो चरण की बात की जाती है, मुख्य रूप से इसमें 3 स्टेप थे या 3 चरण थे। 3 चरणों के अंतर्गत कार्य किया गया था। जैसे कि प्रथम चरण के अंतर्गत
यानी मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज, द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान में राणा प्रताप सागर और तृतीय चरण के अंतर्गत है राजस्थान में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया था। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रथम चरण कौन सा स्टेप है, प्रथम चरण। और मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम चरण के अंतर्गत यहाँ पर अपने मानचित्र की सहायता से देखते हैं कि चंबल घाटी परियोजना का मैंने एक मानचित्र बनाया है। इसकी सहायता से कई सारा ये मैटर है, उसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस साइड में जो मैंने यहाँ पर लाइन बनाई है ये नदी को प्रदर्शित कर रही है। जैसे कि मैंने संकेत में बताया है कि ये यहाँ पर जलाशय या नदी को प्रदर्शित कर रहा है। और इस साइड का जो बना हुआ है उल्टा त्रिभुज के समान है, ये उप विद्युत केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है। और इस प्रकार की जो रेड लाइनें बता रही है ये विद्युत लाइन को प्रदर्शित कर रही है। तो सबसे पहले यानी यहाँ पर चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती हुई राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। उससे ठीक पहले मध्य प्रदेश जिले का मध्य प्रदेश राज्य का मंदसौर, विशेष ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, मंदसौर। मध्य प्रदेश राज्य का मंदसौर जिले में भानपुरा, कौन सी तहसील है, भानपुरा तहसील में भानपुरा एवं मानपुरा। विशेषकर ध्यान रखना कि गांधी सागर बांध का निर्माण है मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील में भानपुरा एवं मानपुरा दोनों पठारों के बीच इस बांध का निर्माण किया गया है। और विशेषकर ध्यान रखना कि ये बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के सौरासीगढ़ से ठीक 8 किलोमीटर पूर्व मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में भानपुरा एवं मानपुरा पठारों के मध्य इस बांध का निर्माण किया गया है। उसके बाद है कि चरण प्रथम के अंतर्गत पहला मैंने आपको बता दिया था कि गांधी सागर बांध, और गांधी सागर बांध की स्थिति कौन से राज्य में पड़ती है, मध्य प्रदेश। ठीक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि गांधी सागर। उसके बाद प्रथम चरण में सेकंड बांध का निर्माण किया गया था कोटा बैराज। कौन सा बांध था मित्रों एवं विद्यार्थियों, कोटा बैराज, ध्यान रहे, कोटा बैराज। और यहाँ आपके सामने एक नया शब्द उभर के आ रहा है, बैराज। कौन सा शब्द है, बैराज। और कक्षा 8 में भी पहले भी आपने अध्ययन किया होगा, इस प्रकार के दो शब्द आए थे, एक बैराज और एक फीडर नहर। तो मैं आपको बता देता हूं कि बैराज से तात्पर्य है कि इस प्रकार का बांध जिसका केवल उद्देश्य क्या है, सिंचाई के लिए, उस बांध को अपने क्या कहेंगे, बैराज कहेंगे। और विशेषकर ध्यान रखना कि इसी चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 4 बांधों का निर्माण किया गया है। उनमें से एकमात्र कोटा बैराज ऐसा है जिससे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। अन्य 3 बांधों का जल है जहां से विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। और इसी कोटा बैराज का जो कार्य है सन 1953 में, विशेषकर ध्यान रखना कि सन 1953 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और सन 1960 के अंतर्गत है इसका कार्य पूरा हुआ था। और इसी कोटा बैराज से विभिन्न नहरी प्रणाली भी विकसित की गई है। और इसके जो दाईं तरफ नहर है, यानी यहाँ से कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई है, और इसके दाईं तरफ की जो नहर है मुख्य रूप से कोटा एवं बारां जिले को सिंचित करती है। और इससे जो दाईं तरफ की, इससे जो बाईं तरफ की जो नहर है उससे मुख्य रूप से कोटा एवं बूंदी, कोटा एवं बूंदी दोनों जिले हैं वो सिंचित होते हैं। और इसके दाईं तरफ है वहां पर यदि कोटा एवं बारां, कोटा एवं बारां दोनों जिले हैं इन नहरों से लाभान्वित होते हैं। और इन नहरों पर विभिन्न प्रकार की लिफ्ट नहरों का निर्माण भी किया गया था। विशेषकर ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 लिफ्ट नहरें हैं जिनमें यानी कोटा जिले में सिंचाई की जाती है, और अन्य लिफ्ट नहरें हैं उनसे यानी बारां जिले में सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर हम विभिन्न लिफ्ट नहरों के बारे में बात करेंगे कि कोटा बैराज से 2 नहरी प्रणाली विकसित की गई थी। एक दाईं नहरी प्रणाली जिससे हमने बात की थी कोटा एवं बारां दोनों जिलों में सिंचाई की जाती है, और एक बाईं जो नहरी प्रणाली थी जिससे कोटा एवं बूंदी दोनों जिलों में सिंचाई की जाती है। और इन्हीं
कोटा एवं बारा दोनों जिलों में लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। लिफ्ट नहर का मतलब क्या होगा? जल उत्थापक भी कह सकते हैं, क्योंकि नहर का अगला हिस्सा होता है वो पिछले हिस्से की तुलना में ऊंचा होता है। जैसे कि हम एक यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये पहले नहर है और ये नहर का अगला हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगला हिस्सा है वो पिछले हिस्से की तुलना में ऊपर होता है। तो यहाँ से जो ऊपर तक पानी पहुंचाया जाता है वो लिफ्ट प्रणाली, या उसे हम हिंदी में जल उत्थापक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, उनके माध्यम से जल को ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यानी यहाँ पर कोटा बैराज से दो नहरी प्रणाली विकसित की गई, दाई नहर कोटा बारा को और बाई नहर है वो कोटा बूंदी को। और यहाँ पर जो लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है, सबसे पहली लिफ्ट नहर मित्रों विद्यार्थियों में आपको बता देता हूं कि जालीपुरा लिफ्ट नहर। कौन सी लिफ्ट नहर है? जालीपुरा लिफ्ट नहर। जालीपुरा लिफ्ट नहर है, उससे कौन सा जिला सिंचित होता है? कोटा जिला। कौन सा जिला सिंचित होता है? कोटा। सेकंड है वो कौन सी लिफ्ट नहर है? दीमोद। कौन सी लिफ्ट नहर है? दीमोद लिफ्ट नहर। याद रहे आपको कि कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं, जिससे दीमोद लिफ्ट नहर से कौन सा जिला सिंचित होता है? कोटा। यानी यहाँ पर मैंने बताया था कि दो लिफ्ट नहर है वो कोटा में है और अन्य लिफ्ट नहरें हैं वो बारा में है। और उसके बाद है तीसरी लिफ्ट नहर है अंता लिफ्ट नहर। कौन सी लिफ्ट नहर है? अंता लिफ्ट नहर। अंता लिफ्ट नहर। और ये कौन से जिले को सिंचित करती है? बारा जिले को। कौन सी जिले को सिंचित करती है? बारा। और उसके बाद है अगली है अंता लिफ्ट माइनर। विशेष ध्यान रखना कि अंता दो है, एक अंता लिफ्ट नहर है, एक अंता लिफ्ट माइनर नहर है। ठीक है ना? अंता लिफ्ट माइनर नहर ये भी बारा जिले को सिंचित करती है। और उसके बाद है अगली लिफ्ट नहर है जिसका नाम है कंसारी। कौन सी है? कंसारी लिफ्ट नहर। कंसारी लिफ्ट नहर। और उसके बाद है अगली लिफ्ट नहर है सारेखंड। कौन सी लिफ्ट नहर है? सारेखंड लिफ्ट नहर। सारेखंड लिफ्ट नहर। सारेखंड लिफ्ट नहर। और उसके बाद है सातवीं लिफ्ट नहर है जिसका नाम है पंचेल। कौन सी लिफ्ट नहर है? पंचेल लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर। और यह भी कौन सा जिला है? बारा जिला। और इसका भी कौन सा है? बारा। और इसका भी बारा। और अंतिम एक लिफ्ट नहर है जिसका नाम है गणेशगंज लिफ्ट नहर। अगली जो लिफ्ट नहर है, अगली लिफ्ट नहर है वो कौन सी है? गणेशगंज लिफ्ट नहर। और मुख्य रूप से गणेशगंज लिफ्ट नहर है वो बारा जिले में मुख्य रूप से सिंचाई का कार्य करती है। यदि यहाँ पर कोटा बैराज से दो नहरी प्रणाली विकसित की गई थी, वो दाई नहरी प्रणाली है वो कोटा व बारा को, और बाई नहरी प्रणाली है कोटा व बूंदी को। इसके साथ ही यहाँ पर द्वितीय चरण की बात करते हैं। कौन से चरण की बात करते हैं? द्वितीय चरण की, क्योंकि हमने पहले चरण के अंतर्गत पढ़ लिया था कि प्रथम चरण के अंतर्गत यानी दो बांधों का निर्माण किया गया था, और चरण प्रथम और चरण सेकेंड। ठीक है, प्रथम चरण और सेकंड चरण। प्रथम चरण के अंतर्गत गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। और सेकंड था कोटा बैराज। कौन सा बैराज था? कोटा बैराज। कोटा बैराज। और चरण द्वितीय की बात करते हैं कि द्वितीय चरण के अंतर्गत राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण है वो राजस्थान। कौन से राज्य की बात है? राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा के समीप इस बांध का निर्माण किया गया था। और इस बांध में मुख्य रूप से इसका कार्य है वो सन 1953 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? सन 1953 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ था, और सन 1960 में इसका कार्य है वो पूरा हुआ था। विशेषकर ध्यान रखना कि जल भराव की जो सर्वाधिक क्षमता है वो इसी बांध की है। यहाँ से बढ़िया प्रश्न हो सकता है
जल भराव की सर्वाधिक क्षमता, जल भराव की सर्वाधिक क्षमता। विशेषकर ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं दो प्रकार के शब्द आपको स्पष्ट करवाऊंगा कि एक जल भराव की सर्वाधिक क्षमता कौन से बांध की है और एक है सर्वाधिक कैचमेंट एरिया कौन से बांध का है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है वो कोटा बैराज का है, जबकि सर्वाधिक जल भराव की क्षमता है वो इसी बांध की है। कौन से बांध की है? राणा प्रताप सागर बांध। और इस बांध का निर्माण राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा कस्बे के समीप इस बांध का निर्माण किया गया था। और ये बांध मुख्य रूप से चंबल नदी पर स्थित है और जिसका कार्य सन 1953 को प्रारंभ हुआ था और सन 1960 को इसका कार्य पूरा हुआ था। 20 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया था। विशेषकर ध्यान रहे कि इस बांध के ठीक समीप कनाडा की कंपनी ने भारत का दूसरा परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया था। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है वो महाराष्ट्र में है, जबकि सेकंड है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा में स्थित है। और इसको जो राष्ट्र को समर्पित किया था वो डेट है 20 नवंबर। कौन सी है? 20 नवंबर सन 1960 को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मानचित्र के सहायता से ये पहला बांध है गांधी सागर बांध है और उसके बाद द्वितीय बांध है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा कस्बे के समीप राणा प्रताप सागर बांध। पर ध्यान रखना मित्रों, यानी सीक्वेंस में यहाँ पर ये दूसरा आ रहा है, जबकि यहाँ पर चरण की बात करते हैं इससे ठीक पहले कोटा बैराज का निर्माण हो चुका था। उसके बाद है अगला बांध है चरण तृतीय के अंतर्गत चरण थर्ड, ठीक है ना। तृतीय चरण की बात करते हैं कि चरण तृतीय चरण के अंतर्गत राजस्थान में जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है मित्रों? जवाहर सागर बांध। और विशेषकर ध्यान रहे आपको कि जवाहर सागर बांध का निर्माण है वो राजस्थान राज्य के कोटा जिले में बोरावास। कौन सा स्थान है मित्रों? कोटा जिले में बोरावास गांव में इस बांध का निर्माण किया गया था। और इस बांध का कार्य सन 1972-73 में संपूर्ण हुआ था। विशेषकर ध्यान रखना, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि चंबल घाटी परियोजना। तो ध्यान रहे कि चंबल घाटी परियोजना व राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना का जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। प्रथम चरण के अंतर्गत है कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कोटा जिले में कोटा बैराज का निर्माण किया गया था। द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा के समीप राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था। तृतीय चरण के अंतर्गत जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया था। इस प्रकार हम मानचित्र में देख सकते हैं कि गांधी सागर बांध, उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद है कोटा बैराज और उसके बाद है जवाहर सागर और उसके बाद जेरी कोटा एवं बूंदी की सीमा बनाती हुई चंबल नदी स्वयं माधेपुर और उसके बाद है करौली और उसके बाद धौलपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार की जो ये परियोजना है इसको विशेषकर ध्यान रखना। और इस परियोजना का कार्य है क्यों किया गया था? क्योंकि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में ये नदी बाढ़ के लिए कुख्यात थी एवं इन क्षेत्रों में बीड़ एवं उत्खात स्थलाकृतियां बनाने के लिए कुख्यात थी और उसी से निपटने के लिए विभिन्न बांधों का निर्माण किया गया था। उसके बाद है अगली परियोजना की बात करते हैं, सेकंड माही बजाज सागर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए अपना जल उपलब्ध करवाती है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए एवं पेयजल के लिए यह नहर
जल उपलब्ध करवाती हैं। इस संपूर्ण नहरी प्रणाली को हम इस मानचित्र की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले इस नहर की विचारधारा बीकानेर के अंतर्गत गंग नहर यानी प्राचीन समय के अंतर्गत गंग नहर की जो प्रणाली थी और गंग नहर से राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला अधिकतर लाभान्वित हो रहा था। उस समय यानी तत्कालीन या उस समय महाराजा गंगार सिंह ने गंग नहर की सफलता को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान में सतलज एवं व्यास दोनों नदियों के जल को यानी हिमालय क्षेत्र की नदियों के जल को राजस्थान में लाने का सपना देखा था। ठीक उसके बाद यानी महाराजा गंगार सिंह के बाद महाराजा शार्दुल सिंह ने राजस्थान के अंतर्गत सतलज व व्यास नदियों के पानी लाने के लिए प्रयास शुरू किया। यानी उस समय तत्कालीन महाराजा शार्दुल सिंह ने पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन को बीकानेर के अभियंता बनाया और उनको इस नहरी प्रणाली के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा था। उस समय कंवर सेन ने एक सन 1948 में बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के नाम से प्रस्ताव तैयार किया था। विशेषकर ध्यान रखना मित्रों एवं विद्यार्थियों कि उस समय यानी जो पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन ने उस समय एक प्रस्ताव तैयार किया था। उस प्रस्ताव का नाम क्या था? 1948 में बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, इस नाम से एक प्रस्ताव तैयार किया था और यह प्रस्ताव है भारत सरकार के सामने रखा था। उस समय सन 1953 में यानी यह प्रस्ताव कब भेजा था? 1948 में बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के नाम से कंवर सेन ने एक प्रस्ताव तैयार करके भेजा था और 1953 में केंद्रीय सिंचाई एवं नौवेद विभाग ने इसे स्वीकृति दी थी। उसके बाद सन 1957, ध्यान रखना सन 1957 यानी योजना आयोग की जगह वर्तमान में नीति आयोग है। यानी उस समय योजना आयोग के सामने ये पूरा प्रस्ताव रखा गया था और ठीक उसके बाद यानी यह प्रस्ताव है वो स्वीकृत हुआ था और ये इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है सतलज एवं व्यास। यानी यहाँ पर सतलज एवं व्यास समझौता सन 1955, विशेषकर ध्यान रखना कि समझौता 1955 कौन सा समझौता है? सतलज एवं व्यास दोनों के पानी के प्रयोग के लिए एक समझौता हुआ है 1955 में। उसी समझौते के तहत इस इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। विशेषकर इस इंदिरा गांधी नहर का निर्माण का कार्य 31 मार्च, ध्यान रखना मित्रों, 31 मार्च 1958 को इसका कार्य है वो प्रारंभ किया गया था। मुख्य रूप से यानी यहाँ से व्यास और इस साइड से सतलज, व्यास एवं सतलज दोनों के संगम पर एक बैराज का निर्माण किया गया था जो कि मुख्य रूप से पंजाब राज्य के अंतर्गत पड़ता है और उस बैराज का नाम था हरिके बैराज। कौन सा बैराज था मित्रों? हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से आगे सर्वप्रथम राजस्थान नहर के नाम से नहरी प्रणाली विकसित की गई थी। और विशेषकर ध्यान रखना कि 31 मार्च 1958 को उस समय तत्कालीन यानी गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी जो नींव रखी थी। उसके बाद इसका कार्य है वो 2 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था मित्रों एवं विद्यार्थियों? 2 चरणों के अंतर्गत। अपन बात करते हैं कि प्रथम चरण के अंतर्गत क्या हुआ था? हरिके बैराज। हरिके बैराज का मतलब क्या होगा? सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित बांध होता है उसे क्या कहते हैं? बैराज। इसी हरिके बैराज के आगे यानी राजस्थान नहर के नाम से एक नहरी प्रणाली विकसित की गई थी और इसकी कुल लंबाई थी वो कितनी थी? 204 किलोमीटर। मित्रों एवं विद्यार्थियों ध्यान रखना कि उसकी कुल लंबाई कितनी थी? 204 किलोमीटर, जो कि हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली हेड। ध्यान रखना राजस्थान नहर की शुरुआत है हरिके बैराज से लगाकर हनुमानगढ़ जिले की
मसीतावली हेड तक कुल लंबाई है। प्रथम चरण के अंतर्गत इसका कार्य हुआ था, जिसे फीडर नहर के नाम से भी जाना जाता है। फीडर नहर का तात्पर्य होता है कि नहर का ऐसा भाग जिसका जल सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, फीडर नहर। तो प्रथम चरण के अंतर्गत हरी का बैराज यानी पंजाब, हरी के बैराज से लगाकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली हेड तक इसकी कुल लंबाई थी 204 किलोमीटर। कितनी थी मित्रों एवं विद्यार्थियों? 204 किलोमीटर। और इस 204 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर, ध्यान रहे कि 169 किलोमीटर है वो कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में। कौन से राज्य में है? पंजाब। और 14 किलोमीटर है वो कौन से राज्य में लंबाई है? हरियाणा। कौन से राज्यों में है मित्रों? हरियाणा। यानी 204 किलोमीटर कुल लंबाई किसकी? राजस्थान नहर की या राजस्थान फीडर नहर की, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब की, 14 किलोमीटर हरियाणा की और शेष जो 21 किलोमीटर है वो राजस्थान की है। यानी कुल मिला के इसकी मुख्य नहर की या फीडर नहर की लंबाई थी प्रथम चरण के अंतर्गत हरी के बैराज से लगा के हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली हेड तक थी 204 किलोमीटर। और फीडर नहर का मतलब होगा नहर का ऐसा पार्ट जिसके जल को सिंचाई के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद है कि प्रथम चरण के अंतर्गत यानी इसके अलावा और भी कार्य हुआ था मुख्य नहर का, वो था कि मसीतावली हेड से लगाकर पुंगल यानी बीकानेर जिले का पुंगल के सतासर नामक स्थान तक, विशेषकर ध्यान रखना मित्रों, मानचित्र की सहायता से समझ सकते हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत हरी के बैराज से लगा के मसीतावली हेड तक इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर थी मित्रों, जिसमें पंजाब में 169 किलोमीटर थी, हरियाणा में 14 किलोमीटर थी और राजस्थान में 21 किलोमीटर थी। उसके बाद इसी प्रथम चरण में यानी यहाँ पर जो मसीतावली हेड से लगाकर बीकानेर जिले के पुंगल के सतासर नामक स्थान तक मुख्य नहर का निर्माण किया गया था और उसकी कुल लंबाई थी 189 किलोमीटर। कितनी थी मित्रों? 189 किलोमीटर। उसके बाद है कि 6 सितंबर 1961 को, विशेषकर ध्यान रखना 6 सितंबर 1961 को यानी यहाँ पर हरी के बैराज से पानी छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 6 सितंबर 1961 को हरी के बैराज से पानी छोड़ा गया था और राजस्थान में 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, ध्यान रखना कि हरी के बैराज से पानी कब छोड़ा गया था? 6 सितंबर 1961। राजस्थान में यह सबसे पहले रावतसर शाखा की नौरंग देसर नहरी प्रणाली से 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा सर्वप्रथम रावतसर शाखा में नौरंग देसर नहरी प्रणाली में पानी प्रवाहित किया गया था। तो ज्ञात रहे मित्रों, प्रथम चरण के अंतर्गत हरी के बैराज से लगा के मसीतावली हेड तक 204 किलोमीटर, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब की, 14 किलोमीटर हरियाणा की, 21 किलोमीटर राजस्थान की, इस प्रकार से 204 किलोमीटर फीडर नहर की लंबाई थी। और इसके साथ साथ प्रथम चरण में मसीतावली हेड से लगाकर बीकानेर जिले के पुंगल के सतासर नामक स्थान तक 189 किलोमीटर मुख्य नहर का भी विकास किया गया था। उसके बाद है कि द्वितीय चरण के अंतर्गत है पुंगल सतासर से लगाकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया था। और साथ ही साथ उसके बाद यानी मोहनगढ़, ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी की सबसे पहले है वो हरी के बैराज से लगाकर मोहनगढ़ तक लंबाई थी। उसके बाद इसकी लंबाई को और बढ़ाया गया, मोहनगढ़ से बढ़ाकर बाड़मेर जिले के गडरा रोड, कौन सा स्थान है? गडरा रोड, यानी मोहनगढ़ से लगा के गडरा रोड तक 165 किलोमीटर इसकी लंबाई और बढ़ा दी गई थी। इस प्रकार यानी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है वो कितनी है? 649 किलोमीटर। मित्रों कितनी है? 649 किलोमीटर। और जिसमें 204 किलोमीटर है वो किसकी है? फीडर नहर की है। किसकी है? फीडर नहर की कुल लंबाई 649 और फीडर नहर की है 204 किलोमीटर। इस प्रकार विशेष ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर व्यास
सतलज के संगम, हरि के बैराज से हनुमानगढ़ जिले में मसीतावली हेड से लगा के पुंगल, बीकानेर, शतासर तक प्रथम चरण में कार्य हुआ था। उसके बाद है कि बीकानेर के पुंगल से लगा के मोहनगढ़, जैसलमेर तक द्वितीय चरण में कार्य हुआ था। उसके बाद इसकी उप शाखा के नाम से 165 किलोमीटर लंबाई और बढ़ा के इसका जो अंतिम पॉइंट है बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न आता है कि इसे पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल एवं वृक्ष वनावरण बढ़ाने के लिए इस नहर को श्रेय दिया जाता है। इस नहर का जो नामकरण है वो इंदिरा गांधी, विशेषकर ध्यान रखना क्या है, इंदिरा गांधी नहर। मित्रों ये कब दिया गया था, 31 अक्टूबर सन 1984। ध्यान रखना कि 31 अक्टूबर सन 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 3 नवंबर कब दिया था, 3 नवंबर 1984 से राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर इसका नामकरण कर दिया गया था। इस इंदिरा गांधी नहर से मुख्य रूप से कुछ शाखा और लिफ्ट नहर विकसित की गई थी। विशेषकर ध्यान रखना यह दो शब्द है, एक शाखा है और एक लिफ्ट नहर है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इंदिरा गांधी नहर के पूर्व की तरफ अधिकतर है वो लिफ्ट नहर विकसित की गई है, पश्चिम की तरफ अधिकतर है वो शाखा विकसित की गई है। ऐसा क्यों है, क्योंकि थार के मरुस्थल का अधिकतर ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। यहाँ पर अपने दो शब्द आ रहा है, एक शाखा आ रहा है और दूसरी लिफ्ट नहर आ रही है। लिफ्ट का मतलब है जल उत्थापक, यानी लिफ्ट नहर में जल को क्या किया जाता है, ऊंचाई तक चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये विशेषकर ध्यान रखना कि सबसे पहले अपन देखेंगे इंदिरा गांधी नहर में शाखा कौन कौन सी है, और विशेषकर ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी में एकमात्र ऐसी शाखा है जो कि इंदिरा गांधी नहर के कौन सी दिशा की तरफ है, यानी पूर्व की तरफ है, और मुख्य रूप से उस शाखा का नाम है रावतसर शाखा। कौन सी शाखा है मित्रों, रावतसर शाखा है, जो कि हनुमानगढ़ जिले को सिंचित करती है। इसके अलावा अन्य शाखा है वो पश्चिम की तरफ है, तो रावतसर शाखा है वो हनुमानगढ़ जिले को सिंचित करती है। सेकंड नंबर की शाखा है, इस साइड में आप देख सकते हैं मित्रों, जिसका नाम है सूरतगढ़ शाखा। कौन सी शाखा है, सूरतगढ़ शाखा है, और मुख्य रूप से सूरतगढ़ शाखा है वो श्री गंगानगर जिले को सिंचित करती है। कौन से जिले को सिंचित करती है, गंगानगर जिले को सिंचित करती है। और उसके बाद है तीसरे नंबर की शाखा आपको दिख रही है, श्री गंगानगर जिले की शाखा है अनूपगढ़। कौन सी शाखा है मित्रों, अनूपगढ़ शाखा। प्रथम शाखा थी रावतसर शाखा जो हनुमानगढ़ जिले को सिंचित करती है, दूसरी शाखा सूरतगढ़ शाखा जो कि श्री गंगानगर जिले को सिंचित करती है, तीसरी शाखा अनूपगढ़ शाखा है जो कि श्री गंगानगर जिले को सिंचित करती है। अगली शाखा है जिसका नाम है पुंगल शाखा। मित्रों कौन सी शाखा है, पुंगल, जो कि बीकानेर जिले को सिंचित करती है। कौन सा जिले को सिंचित करती है मित्रों एवं विद्यार्थियों, बीकानेर। उसके बाद है अगली शाखा है जिसका नाम है दातोर शाखा। कौन सी है मित्रों, दातोर शाखा। और दातोर शाखा कौन से जिले को सिंचित करती है, बीकानेर। उसके बाद है अगली शाखा है जिसका नाम है बिरसलपुर। कौन सी शाखा है, बिरसलपुर, जो कि बीकानेर जिले को सिंचित करती है। उसके बाद है अगली शाखा है जिसका नाम है चारणवाला शाखा। कौन सी शाखा है मित्रों, चारणवाला शाखा, जो कि बीकानेर एवं जैसलमेर। ध्यान रखना कि चारणवाला एक शाखा है जो कि बीकानेर एवं जैसलमेर दोनों जिलों को सिंचित करती है। उसके बाद अगली शाखा है शहीद बीरबल शाखा जो कि जैसलमेर जिले को सिंचित करती है। उसके बाद अगली शाखा है सागरमल गोपा शाखा जो कि जैसलमेर जिले को सिंचित करती है। उसके बाद अगली जो मोहनगढ़ से लगाकर है गडरा रोड तक है, बाबा रामदेव उप शाखा के नाम से विकसित की गई है। इस प्रकार हमने बात की थी कि इंदिरा गांधी से निम्न शाखाएं विकसित की गई थी। और उसके बाद है अगली बात है कि इंदिरा गांधी नहर से विभिन्न लिफ्ट नहरें या जल उत्थापक भी विकसित की गई हैं। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं
की पहली लिफ्ट नहर है जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जो कि हनुमानगढ़ जिला, चूरू जिला, झुंझुनू जिले को लाभान्वित करती है। सेकंड नंबर की लिफ्ट नहर है जिसका नाम है कमरसेन लिफ्ट नहर और मुख्य रूप से बीकानेर जिले को। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ये भी बीकानेर को। अगली है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये भी मुख्य रूप से बीकानेर को। अगली है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, बीकानेर एवं जोधपुर जिले को। अगली है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जो कि जोधपुर को। और उसके बाद अगली है जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास है जोधपुर एवं जैसलमेर को। इस प्रकार यानी इसके जो पूर्व की तरफ लिफ्ट नहर है और पश्चिम की तरफ है वो उप शाखा विकसित की गई है। इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर सिंचाई, पेयजल एवं थार के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, इसीलिए इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे माही बजाज सागर परियोजना।